राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कैबिनेट मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री में क्या अंतर है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब चाहे राज्य विधानमंडल का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें कई तरह के मंत्रियों के नाम सामने आते हैं। कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, कुछ लोगों को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जाता है, कुछ लोगों को उप मंत्री बनाया जाता है, कुछ लोग डिप्टी सीएम होते हैं और उसमें से एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है। तो ये कितने टाइप्स के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उप मंत्री, यानी इनके कितने प्रकार बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सभी प्रकार के मंत्रियों पे संविधान में देखेंगे, व्यवहार में देखेंगे, यानी व्यवहारिक ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान दोनों पे हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे कि इसके व्यवहारिक पहलू क्या हैं, सैद्धांतिक पहलू क्या हैं। आइए, सबसे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ पीसीएसजे की, एपीओ की, एचजेएस की या लॉ से जुड़ी हुई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा अनुसार इस संपर्क सूत्र पर संपर्क करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। कैबिनेट मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री में अंतर, जैसा कि ये टाइटल है, डिफरेंस इसमें मैंने बताया है। कैबिनेट मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री में क्या अंतर है, ठीक है। मैं केवल अंतर ही नहीं बताऊंगा बल्कि पूरा मंत्रालय ही आपको समझाऊंगा इस वीडियो में कि कितने टाइप्स के मंत्री होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोग समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि जो पॉलिटिक्स में हैं लोग, उनको भी नहीं पता है। जो पॉलिटिक्स में हैं लोग, उनको भी दोनों पहलू नहीं पता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ जैसा कि संघात्मक शासन प्रणाली है, हमारे संविधान में जो हमारे सरकार की प्रकृति होगी, यानी सरकार किस टाइप की होगी, तो यहाँ फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट की व्यवस्था अपनाई गई है कि संघात्मक शासन प्रणाली होगी, अर्थात संघ के लिए एक गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश के लिए होगी। इसके अलावा हर एक राज्य के लिए अलग अलग गवर्नमेंट होगी। तो 2 टाइप्स के गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई। वैसे अगर आप देखेंगे तो 5 प्रकार की सरकारें हमारे देश में विद्यमान हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ संविधान नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए उस 5 प्रकार की गवर्नमेंट पर चर्चा नहीं करूँगा। मोटा मोटा आप 2 प्रकार के गवर्नमेंट समझिए, एक राज्यों के लिए राज्य सरकारें और संपूर्ण देश के लिए यानी पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार। तो 2 तरह की गवर्नमेंट हैं, दोनों जगह मंत्री बनाए जाते हैं। मंत्री कहाँ बनाए जाते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 एवं 164, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 164 के तहत यानी आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आपने संवैधानिक पहलू देखा कि केंद्र में जो मंत्री होते हैं उनका प्रावधान कहाँ किया गया, उनके अपॉइंटमेंट की बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 75 में। और राज्यों में जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के सहित उनकी बात की गई है आर्टिकल 164 में। आइए, तो ये तो आपने आर्टिकल देखा। अब मैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल बता रहा हूं कि मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं। अनुच्छेद के अनुसार यानी संविधान के अनुसार केवल 2 प्रकार के मंत्री की बात की गई। ध्यान दीजिए, कितने प्रकार के? केवल 2 प्रकार के मंत्री की बात की गई है। एक, राज्यों में भी 2 प्रकार, संघ में भी 2 प्रकार। राज्य में एक मुख्यमंत्री और इसके अलावा अन्य मंत्री। अन्य मंत्री का कोई नामकरण नहीं किया गया है, कोई नाम नहीं दिया गया है, बस सबके सब मंत्री कहलाएंगे। केंद्र में भी सेम यही नियम है, एक प्रधानमंत्री होगा तथा इसके अलावा अन्य लोग मंत्री होंगे।
तो कितने मंत्री होंगे इस पे चर्चा नहीं की जा रही है। मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, मैं इस पे बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल मंत्रियों के प्रकार आपको समझा रहा हूँ। इस वीडियो में मंत्रियों की टोटल संख्या पे भी किसी वीडियो में चर्चा कर ली जाएगी। इस वीडियो में मैं केवल और केवल मंत्रियों के प्रकार समझा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 2 टाइप्स जो है मंत्री होते हैं, 2 टाइप्स मिनिस्टर होते हैं। कौन कौन से? एक मतलब वही संघ में भी नियम लागू है, वही राज्य में भी नियम लागू है। संघ में एक प्रधानमंत्री होगा तथा शेष अन्य मंत्री होंगे। राज्य में भी एक प्रधानमंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री होगा तथा शेष अन्य मंत्री होंगे। इसके अलावा संविधान में कोई तीसरा प्रकार मंत्रियों का नहीं बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब व्यवहार में कितने प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं, क्योंकि अन्य में कुछ लिखा नहीं गया, ठीक है, तो उसी अन्य में लिखा नहीं गया, उसी में कई सारे मंत्री बनाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं उसी पे। यहाँ मैंने कुछ समझाने के लिए ये फिगर आपको बनाया है, ठीक है। हमारे यहाँ जो मंत्री हैं, ठीक है, वैसे व्यवहार में अगर आप देखेंगे तो इस समय 5 प्रकार के मंत्री हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। ये राज्यों की बात कर रहा हूँ, यही नियम संघ में भी लागू होता है। यानी एक जगह का आप समझ जाएंगे तो दूसरी जगह का वही, दूसरी जगह पे सेम वही नियम लागू होता है, वहाँ के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। राज्य की बात मैं कर रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, एक मुख्यमंत्री। अभी फिगर पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, केवल शब्दों पे रहिए। एक मुख्यमंत्री होगा, दूसरा उप मुख्यमंत्री। जैसा कि व्यवहार में जो चल रहा है, प्रचलन में है, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपको समझा रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री, तो इस तरह से आपने कितने लोगों को देखा? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एक होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। फिर एक होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। और एक का नाम आप देखेंगे तो उसको कहते हैं उप मंत्री, ठीक है, उप मंत्री। स्वतंत्र प्रभार मंत्री या उप मंत्री, उप मंत्री भी कह सकते हैं, उप राज्य मंत्री भी कह सकते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, यानी उप मंत्री भी कह सकते हैं इनको, या राज्य मंत्री भी कह सकते हैं। तो यानी उप मंत्री या इन्हीं को राज्य मंत्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम है उप मंत्री या राज्य मंत्री, ठीक है। आप परेशान मत, राज्य मंत्री ऐसा नहीं कि केवल राज्य के लिए, केंद्र में भी केंद्रीय राज्य मंत्री भी इनका नाम हो सकता है। चलिए, तो ये 5 प्रकार के आपने मंत्रियों को देखा। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अब ये 5 कैसे कैसे बनाए जाते हैं इस पे देख लीजिए। देखिए, वैसे जनरल नियम क्या है कि ये है मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा। ये 5 नाम में 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 1 4 हो गया, 5वां भी बताएंगे, ठीक। तो ये 5 हो गए, 4 इसमें मैंने बता दिया, 1 का भी नामकरण नहीं किया। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा जितने भी मंत्री होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री के अलावा जितने भी मंत्री होते हैं, ठीक है, ये सब अन्य मंत्री की श्रेणी में आते हैं। और अन्य मंत्रियों में अलग अलग नामकरण किया गया है उनके पावर्स और कार्य के आधार पे। अभी मैं उसको समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि जो मंत्री है, ठीक है, सभी मंत्रियों को, सभी टोटल मंत्रियों को, ध्यान दीजिएगा, 2 नाम आप लोग सुनते होंगे, एक मंत्र परिषद और एक कैबिनेट मंत्री, ठीक है, मंत्र परिषद और एक कैबिनेट मंत्री। ये सभी मंत्रियों को मंत्री परिषद कहा जाता है, मंत्रियों का समूह कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। ये सब के सब लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे मंत्री, ये 5 मंत्री जो हैं मंत्री परिषद के मेंबर कहलाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर कहलाते हैं। जब कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती है, मंत्री परिषद की बैठक होती है, तो ये सारे मंत्री उसमें उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। हाँ, कोई नहीं आया है वो अलग की बात है, लेकिन सभी को मंत्री परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है।
दूसरा समझिए, जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट में सभी मंत्रियों को भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन मैं पहले मंत्रियों को आप लोगों को समझा दूं, फिर कैबिनेट पे चलता हूं। अब इसमें देखिए, एक क्या होता है, एक मुख्यमंत्री होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री। इसको मैंने मुख्यमंत्री बना दिया। ये सभी मंत्रियों का मंत्री होता है, इसीलिए इसको मुख्यमंत्री कहते हैं। चीफ जो है यानी सीएम कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, क्योंकि ये मंत्रियों का मंत्री, इसीलिए ये चीफ है, ठीक है, मुख्य है। तो मुख्यमंत्री हो गया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री का पद, जैसा कि मैंने पहले ही डिप्टी सीएम के पद के बारे में अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझाया हूं। उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में कहीं नहीं किया गया है। 1992 में राज्यों में पहली बार उप मुख्यमंत्री के पद का सृजन किया गया, ठीक है। तो वहीं से धीरे धीरे हर राज्यों में लगभग ये फैल गया है। उप मुख्यमंत्री भी अन्य मंत्रियों के समान होता है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के समकक्ष बिल्कुल नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जरूरत पड़ने पे यानी आवश्यकता अनुसार उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाते हैं। जैसा कि मैं जो पहला वाला वीडियो इस पे बनाया हूँ डिप्टी सीएम पे, उसमें समझाया हूँ उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। वैसे उप मुख्यमंत्री व्यवहार और सिद्धांत जो अलग अलग चीज़ें हैं। व्यवहार में तो जातिगत वोटों को साधने के लिए, धर्मगत वोटों को साधने के लिए डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। दूसरा ये है कि जब गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है तो गठबंधन के गवर्नमेंट में अगले को भी खुश रखने के लिए या गठबंधन धर्म निभाने के लिए जो है डिप्टी सीएम बनाया जाता है, जिससे कोई नाराज ना होने पाए, क्योंकि इसी शर्त पे ही अगली पार्टी ने आपको गठबंधन जो आपके साथ गठबंधन किया था। तो गठबंधन का धर्म निभाने के लिए या जातिगत या धर्मगत राजनीति को साधने के लिए, वोट को अपने पक्ष में करने के लिए डिप्टी सीएम बनाया जाता है। सैद्धांतिक पक्ष इसका यह है कि जो डिप्टी सीएम का पद बनाया जाता है उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा राज्य का विकास हो सके, डेवलप हो सके, ठीक है। हर एक दिशा में काम अच्छे से हो सके, कोई दिशा कोई फील्ड छूटने ना पाए, इसीलिए एक से अधिक डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। क्योंकि सीएम हर जगह हर विभाग की निगरानी तो करता तो हर विभाग की है, उसके पास पूरा एक पैनल होता है, ठीक है, सचिवों का। लेकिन अगर एक से अधिक लोग उसके साथ और काम करने वाले लोग लग जाएं तो फिर वो अपना काम बहुत आसानी से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, उससे राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण होगा, विकास होगा। तो ये तो सिद्धांत है इसका, लेकिन सिद्धांत तो गया भाड़ में, ठीक है। व्यवहार को ध्यान में रखते हुए हर राज्यों में काम इसी आधार पे किया जाता है। हाँ, अपवाद इसके हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हो सकता है कि जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए नहीं या जो है गठबंधन धर्म निभाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए डिप्टी सीएम का गठन किया गया जिससे राज्य का अधिक से अधिक कल्याण, ठीक। लेकिन व्यवहार में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चलिए, तो एक मुख्यमंत्री होगा, इसके अलावा जरूरत पड़ने पे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, नहीं तो नहीं बनाए जा सकते, कोई बनाना जरूरी नहीं है। तो अगर डिप्टी सीएम है तो देखिए इनको मैंने बगल में इनके रख दिया है, लेकिन यहाँ बराबर में नहीं रखा क्योंकि ये डिप्टी सीएम के पैरेलल बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक। दूसरा, इसके अलावा जो प्रमुख विभाग होते हैं, जो मेन विभाग होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है, वित्त मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, ये सब मंत्रालय, कृषि मंत्रालय हो गया, ठीक है, विधि मंत्रालय हो गया, ये सब प्रमुख मंत्रालय होते हैं। तो इन लोगों को जिन्हें मंत्रालय दिया जाता है, इन्हीं प्रमुख मंत्री कुछ बनाए जाते हैं जो सीएम के बहुत चहेते लोग होते हैं, बहुत अपने लोग होते हैं, जो सीएम चाहे बिल्कुल उसके कदम ताल कदम मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। मंत्री ये भी कहलाते हैं, लेकिन इनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया जाता है, क्योंकि कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति तो ब्रिटेन से आई कि जो लोग केबिन में बैठते थे वहाँ राजा के, ठीक है, उनको जो है कैबिनेट का दर्जा दिया गया था। तो केबिन में बैठने वाले लोगों से बन गया कैबिनेट, ठीक है। मतलब बिल्कुल चेयर के पास में बैठने वाले लोग, जो बिल्कुल सिर्फ सलाहकार लोग होते थे, वो लोग बगल में बैठते थे, तो उसी केबिन में बैठते थे जिसमें मेन राजा बैठता था। इसीलिए धीरे धीरे वो नाम पड़ गया कैबिनेट मंत्री, उनको कहने लगे, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री की शुरुआत केबिन में बैठने वाले लोगों से हुआ, तो क्योंकि वो बड़े क्लोज होते हैं। उसी तरह से अब कैबिनेट मंत्री का गठन किया जाता है। तो जो प्रमुख विभाग होते हैं, अपने बहुत
जो है विश्वसनीय लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, अन्यथा कहलाते हैं ये भी मंत्री। तो एक आपने देखा जरूरत पड़ने पे डिप्टी सीएम, एक सीएम होगा, जरूरत के अनुसार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मंत्री नियुक्त किए जाएंगे, जितने मंत्री नियुक्त किए जाएंगे उनमें से कुछ को कैबिनेट में दर्जा दे दिया जाता है। तो कैबिनेट में ये लोग जगह पा जाते हैं, ये प्रमुख विभाग इन लोगों के पास होता है, बिल्कुल ये मुख्यमंत्री के पास में होते हैं। इसके अलावा ऐसे मंत्री जो कैबिनेट में जगह नहीं बना पाते हैं, लेकिन वो भी अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, हेड होते हैं, केवल वो सीएम के सबऑर्डिनेट में होते हैं, बाकी वो भी अपने विभाग के स्वतंत्र है, लेकिन कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिल पाई, यानी कैबिन में नहीं बैठ पाए, वो बाहर उनको रहना पड़ गया क्योंकि कैबिन फुल हो गई, क्योंकि कैबिनेट में ज़्यादा लोगों को नहीं रखा जाता है। तो उनको कहा गया स्वतंत्र प्रभार मंत्री, यानी वो भी मंत्री हैं लेकिन अपने विभाग के वो भी स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं हैं। तो कैबिनेट के समकक्ष स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वो कैबिन में बैठने का अधिकार नहीं रखते, यानी कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिलता है। अब ये अंतर क्या है, कैबिनेट में जगह ना मिलने के क्या परिणाम होते हैं, उससे क्या नुकसान होता है, या कैबिनेट में जगह मिलने के फायदे क्या होते हैं, अभी उसको समझाऊंगा। तो इसके अलावा जिनको कैबिनेट में जगह नहीं, देखिए एक तो सीएम बनेगा, सब तो सीएम बन नहीं सकते, एक को सीएम बनाया जाएगा, ठीक है, उन्हीं में से कुछ को जरूरत पड़ने पे डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। तो डिप्टी सीएम भी सब नहीं हो सकते, तो कुछ डिप्टी सीएम हो गए। कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाएगा, तो कैबिनेट मंत्री मान लेते हैं 6 ही 7 होना है, तो इसमें उनको दर्जा मिल गया। शेष को अन्य मंत्री बना दिया जाता है, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहलाते हैं। ये भी अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, किसी के सबऑर्डिनेशन में काम नहीं करते हैं सिवाय चीफ मिनिस्टर के। ठीक, अब क्या होता है, तो ये भी अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, ये लोग भी अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं। डिप्टी सीएम भी अपने विभाग का सर्वे सर्वा होता है, और सीएम भी अपने विभाग का सर्वे सर्वा होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जितने विभाग, देखिए ये सीएम, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर, ये तीनों को प्रमुख विभाग मिलता है। मेन जो विभाग हैं जिसमें काम बहुत होते हैं, वो विभाग इन लोगों को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हाँ, कभी कभी जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, इन लोगों में भी कुछ प्रमुख पद मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें काम ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में लगता है कि ये मंत्री लोग अपने विभाग के तो सर्वे सर्वा हैं, लेकिन अकेले उस काम को सही से निष्पादित नहीं कर पाएंगे, सही से उसका संचालन नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सैद्धांतिक पक्ष में बता रहा हूँ कि उस काम का सही से संचालन नहीं कर पाएंगे, उस विभाग का ज़्यादा से ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा। तो उनकी सहायता में काम करने के लिए, ठीक है, उनकी उस मंत्री के सहायता में काम करने के लिए उप मंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है। कैसे मंत्री? उप मंत्री बना दिया जाता है। तो जिन लोगों को उप मंत्री बनाया जाता है, वो अपने विभाग के सर्वे सर्वा नहीं होते हैं, बल्कि उस विभाग का जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, या कैबिनेट मंत्री है, या डिप्टी सीएम है, या सीएम है, उसकी सहायता में, उसके अंडर में काम करते हैं। तो डिप्टी सीएम, उप मंत्री, ठीक है, या जिसको राज्य मंत्री भी कहते हैं, वो उप मंत्री या राज्य मंत्री डिप्टी से यहाँ पे, ठीक है, इनके अंडर में, ठीक है, डिप्टी सीएम के भी अंडर में काम करने के लिए बनाया जा सकता है, ठीक है, या फिर ये जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, इनके अंडर में काम करने के लिए बना दिया जाता है, या जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, इनके अंडर में काम करने के लिए बना दिया जाता है। जैसे ये कैबिनेट मंत्री है, यहाँ कैबिनेट मंत्री ये मान लेते हैं कृषि मंत्री हैं। अब कृषि मंत्री के अंडर में 2 मंत्री और नियुक्त कर देंगे, वो उन्हीं के अधीन काम करेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? उप मंत्री कहलाएंगे, और वो भी अपने विभाग के स्वतंत्र नहीं होंगे, इस जो यहाँ कैबिनेट मंत्री होगा उसके अंडर में काम करेंगे। तो इन्हीं को हम राज्य मंत्री या उप मंत्री कहेंगे। तो ये उप मंत्री या राज्य मंत्री यहाँ भी नियुक्त किए जा सकते हैं।
स्वतंत्र प्रभार मंत्री में भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी जहां जरूरत पड़े वहां सहायता के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, जो उपमंत्री या राज्य मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। ये सहायता में काम करते हैं, ये विभाग के सर्वे सर्वा नहीं होते हैं। जो विभाग का सर्वे सर्वा मंत्री होता है उसी के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप केंद्र में देखेंगे गृह राज्य मंत्री, वो गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं। ठीक है, और उनके अंडर में काम करने के लिए गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू जी जो है गृह राज्य मंत्री, यानी वो विभाग गृह मंत्री नहीं है, लेकिन गृह मंत्री जो है अमित शाह जी उनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सहायता के लिए बनाया जा सकता है। तो वो सब उप मंत्री होते हैं। तो जो उप मंत्री या स्वतंत्र राज्य मंत्री जिसको हम कहते हैं, ये लोग ठीक है कह सकते हैं जूते के मोजे हैं। ठीक है, ये जूते के मोजे हो जाते हैं। क्यों? इनको उस विभाग का सर्वे सर्वा नहीं होते हैं, उस विभाग के हेड नहीं होते हैं, कोई स्वतंत्र फैसला नहीं ले सकते हैं, तो विकास नहीं कर सकते हैं। जो मंत्री लूटने वाला होता है तो वो स्वतंत्र नहीं है तो लूट नहीं पाएगा। ठीक, खैर वो अलग की बात है। आइए अब जरा समझिए अब क्या होता है। तो ये आपने देखा कि ऐसे मंत्री जो अपने विभाग के सर्वे सर्वा नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं लेकिन कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिलती है, उनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहते हैं। तो ये हम स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दिए, और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। उसके बाद जिन मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलती है उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। ये भी अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, लेकिन क्योंकि इनको कैबिनेट में जगह मिल गई इस नाते ये कैबिनेट मंत्री कहेंगे या मंत्रिमंडल के मंत्री कहेंगे। दूसरा, जिनको डिप्टी सीएम बना दिया गया वो भी कैबिनेट के ही मंत्री कहलाते हैं, बस नाम उनका डिप्टी सीएम होता है, सम्मान थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद जो हेड होता है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री भी कैबिनेट का ही मंत्री की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो हेड है तो वो तो कैबिनेट का मंत्री होगा ही होगा। ठीक, अब क्या होता है और इसके अलावा इन मंत्रियों की सहायता के लिए अगर किसी मंत्री को नियुक्त किया गया तो उसी को उप मंत्री या राज्य मंत्री भी कहा जाता है, लेकिन वो विभाग का सर्वे सर्वा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितने मंत्री हैं ये सब अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, सिवाय उप मंत्री या राज्य मंत्री के, क्योंकि ये अन्य मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब क्या होगा, सरकार कोई भी फैसला जब सरकार को लेना होता है, किसी विभाग को किसी विषय पे कोई फैसला लेना होता है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक जल्दी नहीं बुलाई जाती है। मंत्रिपरिषद की बैठक बहुत कम बुलाई जाती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने के लिए सारे मंत्रियों का आना जरूरी, वो लगभग जरूरी होता है। ठीक है, कंपलसरी नहीं, लेकिन लगभग सारे मंत्रियों को आना होता है। तो अब सारे मंत्री काफ़ी दूर दूर से सब आ रहे हैं, तो सबका तुरंत पहुंच पाना संभव नहीं होता है। इस नाते कोई फैसला लेने में सरकार को विलंब हो सकता है। तो सरकार क्या करती है, जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक ना बुला करके कैबिनेट की बैठक बुला लेती है। कैबिनेट की बैठक में कुछ ही सीमित लोग होते हैं, ये वहीं पे मुख्यालय पे ही उपस्थित होते हैं, तुरंत हाजिर हो जाते हैं और सरकार को फैसला लेने में देरी नहीं लगती है। तो कैबिनेट मंत्री की बैठक बुला करके लगभग सारे फैसले लिए जाते हैं। 75% फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बुलाया ही नहीं जाता है। तो अब जरा समझिए, यानी सरकार सारी फैसला लेना है तो कैबिनेट मिनिस्टर के परामर्श से लेती है। अब तो जो काउंसिल मिनिस्टर जो अन्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है, मीटिंग में जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन लोगों का ज़्यादा रोल नहीं रहता है सरकार के जो है निर्णय में। यानी सरकार कोई भी फैसला लेती है तो जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं इन लोगों का रोल कम हो जाता है, क्योंकि ये लोग बैठक में ही नहीं जाते हैं तो ये अपनी बात ही नहीं रख सकते हैं। इसलिए कैबिनेट का मंत्री होने पे आप सरकार के हर फैसले में भागीदार होते हैं। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनिच्छा जाहिर कर सकते हैं। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने से ये फायदा होता है। दूसरा, कैबिनेट मंत्री का जिनको दर्जा मिलता है वो उनका विभाग बड़ा विभाग होता है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य का विकास कर सकते हैं। ठीक है, उनके फंड भी ज़्यादा रिलीज होता है, ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। हाँ, अगर वो लूटने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लूट भी सकते हैं। ठीक है, जैसा होगा, अच्छे नेचर के हैं तो ज़्यादा डेवलप कर जाएंगे, और गलत नेचर के निकल गए तो लूट भी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, खैर वो अलग की बात है। आइए,
तो इस तरह से आपने देखा कि मुख्यमंत्री और ये जो डिप्टी सीएम होता है ये भी मुख्य कैबिनेट मंत्री के ही समकक्ष होता है, बस नाम उसका डिप्टी सीएम है। बस इतना समझिए कि कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में है तो कैबिनेट मंत्री के जैसा ही, बस ये डिप्टी सीएम नाम हो गया तो थोड़ा सा इसका सम्मान बढ़ जाता है, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि संविधान में कहीं डिप्टी सीएम का पद या उसके लिए कोई अलग से वेतन या सुख सुविधा की बात नहीं की गई है। मंत्री की बात तो केवल 2 ही मंत्री, जैसा कि मैं शुरू में ही आप लोगों को बताया हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, सबके काम क्या होते हैं। अब किसी विषय पे कोई कानून भी बनाना होता है तो जब कोई ड्राफ्ट सरकार के पास आता है तो सरकार उस अपने कैबिनेट की बैठक बुला करके तुरंत उस पर फैसला ले लेती है और फिर सदन का जब सत्र शुरू होता है तब उस पर कानून बनाने के लिए पेश कर दिया जाता है। ठीक, तो ये फायदा होता है इन कैबिनेट मंत्री बनने का या सीएम बने तो थोड़ा सम्मान, आपको डिप्टी सीएम बनने पे सम्मान बढ़ जाता है। हाँ, सीएम बने हैं तो आप हेड होते हैं, पूरे स्टेट के आप हेड होते हैं, आप सर्वे सर्वा होते हैं, आप किसी भी मंत्री का मंत्रालय चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको डांट सकते हैं, ठीक है, उसके कार्यों पे निगरानी रख सकते हैं, उससे रिपोर्ट मांगने की पावर होती है। तो काफ़ी जो सीएम होता है उसको सबसे ज़्यादा पावर होती है, वो सर्वे सर्वा होता है, इसके मर्जी के बिना एक भी पत्ता पूरे स्टेट में नहीं हिल सकता है, सारे विभागों पे निगरानी भी रखता रहे ये, ठीक है, सारी सूचनाएं इनको मिलती रहती है क्योंकि इनके पास आईएएस लॉबी पूरी होती है, ठीक है, उनका पूरा एक सचिव होता है, उस सचिव की भी कई कैटेगरी होती है, तो वो सब लोग इनको परामर्श देते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ये कैबिनेट मंत्री है जिनको कैबिनेट का दर्जा मिल गया, तो कैबिनेट की जो बैठक बुलाई जाती है जिसको कहते हैं मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, अक्सर मंत्रिमंडल की ही बैठक बुला करके कोई भी फैसला ले लिया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक नहीं बुलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो जो कैबिनेट मंत्री के कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, ये फायदा होता है कि वो सरकार के उस नीतिगत निर्णयों में जो है सहभागीदार होते हैं, वो अपना पक्ष विपक्ष यानी जो भी उनका अपनी इच्छा रखनी जाहिर करनी है वो जाहिर कर सकते हैं। ये फायदा होता है कैबिनेट मंत्री बनने से। और जो कैबिनेट मंत्री नहीं बनते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये भी अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, बस सरकार के बहुत सारे फैसलों में ये भागीदार नहीं होते हैं जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक ना बुलाई गई हो। बस सीधा से इतना अंतर है। तो आपने मंत्रियों के बारे में समझ लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में समझ लिया। हाँ, मंत्रियों की संख्या टोटल कितनी हो सकती है? आप कभी कभी कहेंगे कि सर सारे विधायकों को मंत्री बना दिया जाए सभी खुश हो जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सारे लोगों को मंत्री अगर बना दिया जाएगा तो मंत्री बनने पे बहुत ज़्यादा बजट जारी होता है, सरकार दिवालिया हो जाएगी, ठीक है, जनता परेशान हो जाएगी महंगाई से, ठीक है। आप देखिए अभी वर्तमान में जो सिस्टम है, एक बार अगर कोई व्यक्ति जितनी बार विधायक बनता है उतनी बार उसको पेंशन मिलता है। दुर्भाग्य है ये देश और राज्य का, ठीक है, कि कोई गवर्नमेंट इस पर सोच नहीं रही है। जैसा कि अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया है कि अब केवल एक बार आपको पेंशन मिलेगा, आप भले 20 बार विधायक क्यों ना बने हों। बहुत अच्छा कदम यह है, लेकिन अन्य राज्यों में सरकारें बिल्कुल नहीं सोच रही हैं। यहाँ तक विपक्ष पे भी उस पर उंगली नहीं उठाता है। विपक्ष को तो कम से कम बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनको भी लाभ मिलता है तो क्यों बोले। एक यानी 50 साल तक जो है सेवा करने वाला व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, जीवन भर अपना जो है 10 साल तक वो तैयारी करता है, फिर सिलेक्शन होता है उसका, उसके बाद फिर वो 20 साल 30 साल 40 साल तक सरकार की सेवा में रहता है और उसको पेंशन नहीं मिलती है। और जो एक बार विधायक या सांसद बन गया, भले अगले दिन उसको इस्तीफा क्यों न देना पड़े, मैक्सिमम तो 5 ही साल रहेगा, इस्तीफा तो कभी भी देना पड़ सकता है, और उसके बाद उसको जीवन भर पेंशन मिलता है। और इतना ही नहीं, ठीक है, हद तो तब हो गई जब जितनी बार वो विधायक बने जीवन में उतनी बार पेंशन मिलेगा। 10 बार विधायक बन गया, मान लेते हैं महीने में 10,000 रुपया पेंशन मिलता है। 10 बार विधायक बन गया तो महीने में उसको 10 दहाई 100 1 लाख रुपया पेंशन मिलेगा। हद है, ठीक है। किसी का कोई ध्यान इस पे नहीं जाता, सबको सब पता है, लेकिन कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस पे बोलने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, जो गवर्नमेंट इस पे खत्म की, जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इसको खत्म किया है, ये स्वागत योग्य कदम है, ठीक। जो भी गवर्नमेंट खत्म कर दे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें जनता का कल्याण होगा। तो सभी लोगों को मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता? अगर सभी को मंत्री बना देंगे तो बैठ जाएगी पूरी जो है गवर्नमेंट ही, क्योंकि बहुत मंत्री बनने पे खर्चा बहुत आता है।
और सबको मंत्री बना देंगे तो उतनी सुख सुविधाएं नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। हाँ, एक बार क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा लोगों को मंत्री बना दिया गया कि गाड़ी नहीं रहेगी, एम्बेसडर गाड़ी नहीं रहेगी कि उनको दिया जा सके मंत्री जी को, धक्का प्लेट गाड़ी उनको दी गई। ऐसे भी लोग मंत्री बनाए गए जिन बाद में जिनको धक्का प्लेट गाड़ी दी गई, तो कहीं भी जब जाते थे तो ऊंचाइयों पे खड़ी करते थे गाड़ी, जिससे धक्का न लगवाना पड़े, नहीं मंत्री साहब को खुद धक्का लगाना पड़ जाता था। ठीक है, और इससे जो है बजट काफ़ी बिगड़ रहा था, यानी नुकसान बहुत हुआ, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। फिर इस पे पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया और कानून बना करके मंत्रियों की संख्या पे नियंत्रण लगा दिया और कहा विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उस टोटल सदस्यों का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। कितने, जैसे उत्तर प्रदेश में 404 विधायक हैं, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में 404 विधायक हैं, तो 404 का 15% जितना भी होगा उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे जो मंत्री हो। मुख्यमंत्री सहित टोटल मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाया गया। ठीक है, कितने परसेंट, 404। तो ये चार जितना विधानसभा सीट होगी किसी भी राज्य में उसका 404 लोग, विधान परिषद को काउंट नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद को काउंट नहीं किया जाता, केवल विधानसभा के सदस्यों के 15%। अब 15% कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 60 मंत्री ये हो गए और 4 का 15% और निकाल लो। ठीक है, 61 मंत्री हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 61 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, इससे ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब जितने भी बने होंगे 50-55 तो बन ही गए होंगे, इतना ज़रूरत नहीं होती है बनाने के लिए, लेकिन बनाया जाता है क्योंकि सबको लाभ देना होता है, तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों को बनाया जाता है। हाँ, ये सिद्धांत तो ये कहता है कि भाई अधिक से अधिक देश का कल्याण हो, राज्य का भला हो, इसलिए ज़्यादा लोगों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन पर्पज ये नहीं होता है, बल्कि पर्पज कुछ और होता है। ठीक है, लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो। मंत्री न बनने पे लोग नाराज हो जाते हैं, मंत्री न बनने पे नाराज हो जाते हैं, तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उनको मंत्री पद दिया जाता है। खैर चलिए, इस तरह से उम्मीद है आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से समझा होगा। मैं फिर आप लोगों से कहूँगा, हमारे यहाँ PCSJ APO HJS की भी ऑनलाइन क्लास संचालित की जा रही है। जिस किसी बच्चे को, ठीक है, विधि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करनी है या PCSJ APO HJS की तैयारी करना है, वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। घर बैठ के भी पढ़ाई करने की सुविधा उपलब्ध है ऑनलाइन, और आप यहाँ संस्थान में आके एडमिशन ले करके ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। जैसा भी आपको सुविधा हो, ये नंबर हमारा है 9161113061, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।